हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम अभी तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की आने वाले एग्ज़ाम्स की, जैसे RO ARO हो गया, APS हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, अपर पीसीएस हो गया। इस एग्ज़ाम्स के लिए हम उत्तराखंड डेली करंट अफेयर्स देखेंगे और साथ में देखेंगे जो उत्तराखंड की अदर जीके है, स्टैटिक जीके है। तो उत्तराखंड डेली करंट अफेयर्स के लिए ये एक अपने आप में पहला उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल है जो उत्तराखंड के डेली करंट अफेयर्स की तैयारी करवा रहा है। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम अपना स्टार्ट करेंगे। और इसके बारे में एक चीज़ और बताऊंगा मैं। ये जो चैनल है यहाँ पे जो डेली करंट अफेयर्स है और जो उत्तराखंड की जीके है, इसके लिए एक दिन में सिर्फ एक वीडियो आएगा जो लगभग 15 मिनट का होगा। और ये वीडियो जो होगा ये बाईलैंग्वेज होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। मेनली क्वेश्चंस में दोनों होंगे। मेनली हमारा जो कन्वर्जेशन होगी वो मिक्स रहेगा, मोस्टली हिंदी में रहेगा और थोड़ा बहुत इंग्लिश में होगा, इस तरीके से। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली प्रपोज्ड एन एंटी कॉपिंग लॉ, यानी हाल ही में किस राज्य ने नकल विरोधी कानून प्रस्तावित किया है। ऑप्शन है आपके सामने बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। तो सभी को मालूम है, आपको उत्तराखंड में अभी जो था एक एंटी कॉपिंग लॉ, यानी जो एक नकल विरोधी कानून जो है प्रस्तावित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि पहले यूके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम थे, वहाँ पे पेपर लीक हो गए थे। उसके बाद अभी हमने देखा हाल में ही UKPSC का जो पटवारी वाला एग्ज़ाम था वो भी लीक होने की खबरें आई थी। उसके बाद उसको निरस्त कर दिया गया था और एक उसकी एक अभी दूसरी डेट पटवारी के एग्ज़ाम की दी गई है। तो इसलिए जो उत्तराखंड कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं SS संधू, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि एक नकल विरोधी कानून प्रस्तावित किया है। बाद में CM धामी ने भी इसके बारे में बोला था कि एक सख्त नकल विरोधी कानून प्रस्तावित किया गया है। तो अभी जो इसकी रिसेंट लेटेस्ट न्यूज है उसके क्या है कि नकल विरोधी जो कानून है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही लागू किया जाएगा। ये बोर्ड परीक्षाओं में नकल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन के साथ हमारे जो बूस्टर डोज है, बूस्टर डोज में क्या है, हम देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। उत्तराखंड जो पूर्व में जिसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में बनाया गया था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था और उत्तरांचल था, ये तो सभी को मालूम रहता है। 27वां राज्य था, ये भी आपको याद रखना है। और हाँ, जनवरी 2007 में राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। डेट पूछी जाती है कभी भी, 1 जनवरी 2007 को आप कहेंगे कि उत्तरांचल से बदल के उत्तराखंड नाम कर दिया गया था। राज्य की सीमा उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल से लगती है। ठीक है, मालूम है आपको, नॉर्मली आप मैप देखेंगे तो पश्चिम में हिमाचल, वेस्ट में हिमाचल हो गया और दक्षिण में यूपी से लगा हुआ है, ये भी आप सबको मालूम है। ठीक है, एक्स्ट्रा इफ डोज जो है इसके वो है UKPSC के अध्यक्ष राकेश कुमार है और उत्तराखंड के मुख्य कैबिनेट सचिव सुखबीर सिंह संधू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। UKPSC के अध्यक्ष कौन है, यानी प्रेसिडेंट कौन है, राकेश कुमार है। और उत्तराखंड के मुख्य कैबिनेट सचिव सुखबीर सिंह संधू है। क्वेश्चन 2 हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के एक ज़िले में जहां ज़मीन धंसने की घटना हुई है जिससे लोग विस्थापित हो रहे हैं, कौन सा है? सभी को मालूम है कि जोशीमठ में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था अभी। जोशीमठ किस ज़िले में स्थित है? चमोली ज़िले में है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। बूस्टर डोज हम देते हैं, चमोली ज़िले के बारे में हम जान लेते हैं। ऋग्वेद के अनुसार चमोली के माना गांव में सप्तऋषियों ने अपनी जान की, प्राणों की रक्षा की थी और यहीं से फिर सृष्टि की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यानी जब प्रलय हुआ था, जब हमने प्रलय में दिखा रहा था, तो जो महाराजा मनु थे तो वो किसके साथ आए थे? उन्होंने सप्तऋषियों को अपने साथ लिया था और वो माना में ही आए थे। और माना में ही वहीं पर उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा करके वहाँ से सृष्टि की दोबारा शुरुआत माना से ही हुई थी, ये माना जाता है। माना में व्यास जी की गुफा भी है, वेदव्यास जी की गुफा भी है, और जहाँ पे वेदव्यास जी ने महाभारत कथा की रचना की थी। ठीक है, महाभारत कथा की रचना किसने की थी और महाभारत लिखी किसने थी, दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, महाभारत की रचना जो है वो वेदव्यास ने की थी, जबकि महाभारत लिखी किसने थी? वेदव्यास जी ने कहा था, और लिखी जो थी वो गणेश जी ने लिखी थी। ठीक है, चमोली इसका, ठीक है, चमोली का जो पुराना नाम है वो लाल सांगा था। ठीक है, जोशीमठ चमोली जोशीमठ में कतुरी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी, यानी जो कतुरी राजा थे उन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी जो थी वो जोशीमठ में बनाई थी। एक पवार वंश के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कनकपाल। तो कनकपाल ने क्या किया था, वो चाँदपुर के राजा थे भानु प्रताप, उनकी पुत्री से विवाह किया था और उनकी पुत्री से विवाह करने के बाद चाँदपुर में
उन्होंने परमार वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो यानी परमार वंश के राजा कनकपाल आपको याद रखना है, और चांदगढ़पुर के शासक थे वो भानु प्रताप थे। यानी कनकपाल जो थे वो पवार वंश के शासक थे, और चांदगढ़पुर का शासक कौन थे? भानु प्रताप थे। तो कनकपाल ने भानु प्रताप की पुत्री के साथ विवाह किया था, और फिर उसके बाद चांदपुरगढ़ में परमार वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आईएमडी यानी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा बारिश या बर्फबारी के लिए जारी किया गया अलर्ट नहीं है? ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हमारे पास मौसम का जो पूर्वानुमान अनुमान होता है उसके बारे में बताता है। मैं इसके बाद क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं उत्तराखंड की करंट अफेयर बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन यहाँ पे बीच में क्यों आया है? क्योंकि एक न्यूज़ आई थी आज कि उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के असर से 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो ये न्यूज़ से जो कनेक्टेड जो भी वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑरेंज अलर्ट क्या है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे मैं बाद में आता हूँ, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे अलर्ट्स कौन कौन से होते हैं जो कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए जाते हैं। सबसे पहला अलर्ट होता है येलो अलर्ट, यानी येलो अलर्ट यानी खराब मौसम की आगामी स्थिति को बताने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, यानी खराब मौसम है कि आगे का मौसम खराब हो सकता है, इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया जाता है। और येलो अलर्ट जो होता है जस्ट अ वॉच सिग्नल होता है, मतलब आप ठीक है आपको देखना है। येलो अलर्ट मतलब हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है कुछ बारिश या फिर ज़्यादा ठंड या फिर बर्फबारी, इस तरीके से हो सकता है, इसको हम येलो अलर्ट बोलते हैं। येलो अलर्ट का जो नेक्स्ट अगला स्टेप है, अगला पार्ट है, वो होता है ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट के बारे में हम देखो क्या लिखा है, ऑरेंज अलर्ट येलो अलर्ट से एक कदम आगे की स्थिति है, इसका मतलब है कि खतरे ने दस्तक दे दी है। येलो येलो अलर्ट में क्या था, जस्ट टू वॉच सिग्नल था, अभी खतरा आ सकता है। और ऑरेंज अलर्ट में है खतरा आ चुका है। इसके बाद होता है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट क्या होता है, जब मौसम के बहुत ज़्यादा खराब रहने और इसके कारण नुकसान होने की आशंका होती है। ठीक है, यानी आपको मालूम है अलर्ट तो आ ही गया है, खतरा आ गया है, और मौसम के अभी खतरा होने के बाद बारिश मतलब मौसम खराब हो गया, खतरा आ गया है, और मौसम के अभी और ज़्यादा खराब आने की आशंका है, और ज़्यादा नुकसान होने की आशंका होती है। तो उस केस में भी जो है आईएमडी जो है वो रेड अलर्ट दे देती है। सर्दियों में रेड अलर्ट का मतलब ठंड की खतरनाक स्थिति से होता है, वहीं बारिश में रेड अलर्ट का मतलब बाढ़ तूफान या नुकसानदेह स्थिति से होता है। यानी रेड अलर्ट दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तूफान ही आ गया क्या होगा, डिपेंड करता है कि उन्हें रेड अलर्ट किस में दिया है। सर्दियों में दिया है तो ज़्यादा खतरनाक ठंड होगी, और अगर बरसात के मौसम में रेड अलर्ट दिया है तो बाढ़ तूफान आदि से नुकसान की आशंका, इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया जाता है। एक ग्रीन अलर्ट भी होता है, ग्रीन अलर्ट सिंपल है, एकदम मौसम एकदम क्लियर है और घबराने की कोई बात नहीं है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेपाल और भारत के बीच चलने वाली बस सेवा कौन सी है? ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि एक न्यूज़ आई थी आज कि भारत नेपाल मैत्री बस सेवा जो है दोबारा शुरू हुई थी। एक्चुअली न्यूज़ ये नहीं था, न्यूज़ ये था कि जो मैत्री बस सेवा है उसके कारण उत्तराखंड परिवहन की जो बसें हैं उन्हें नुकसान झेलना पड़ा है, ये एक न्यूज़ आई थी। तो इसलिए भारत और नेपाल के बीच चलने वाली बस सेवा कौन सी है? वो बस सेवा है मैत्री। आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन दे सकते हैं। मैत्री मित्रता सूर्यकिरण, सूर्यकिरण जो है वो भारत और नेपाल के बीच युद्धाभ्यास होता है सूर्यकिरण। और तो चलने वाली बस सेवा कौन सी है? मैत्री है। ठीक है, मैत्री जो बस सेवा थी सबसे पहले जो शुरू हुई थी वो महेंद्र नगर से दिल्ली देहरादून महेंद्र नगर वाले रूट पे स्टार्ट हुई थी, 2018 में हुई थी। लेकिन 2018 के बाद में उसको जो रूट का जो पास था वो रिन्यू नहीं किया गया था, तो फिर वो कैंसिल हो गई थी और रोड में चली गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि कोरोना आ गया था, तो फिर वो बस सेवा नहीं चली थी, लेकिन अब दोबारा स्टार्ट की गई है। दोबारा कब स्टार्ट की गई थी? 2021 में स्टार्ट की गई थी। तो ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2018 में शुरू हुई थी, 2021, और अभी 2021 में जो हुई थी तो उसके बाद वाराणसी भी वहाँ से जुड़ गया था उससे, वाराणसी से होते हुए समथिंग इस तरीके से दोनों तरफ के लिए चली गई थी। मतलब नेपाल से वाराणसी भी और नेपाल से दिल्ली देहरादून वाले रूट पे भी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे कनेक्टिंग हम और देख लेते हैं, पर्यटन मंत्री, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री जो है सतपाल महाराज है। आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन शुरू करते हैं, किस राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 2012 से 2022 तक मतदाताओं की संख्या में 30% की असामान्य वृद्धि की जांच का आदेश दिया है? ठीक
ठीक है? तो जो न्यूज़ थी, न्यूज़ ये थी कि उत्तराखंड में 10 साल में मतदाता संख्या में 30% का उछाल आया, ये एक रिपोर्ट थी। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि ये किस प्रदेश में ऐसा हुआ है कि 2020 से 2022 में ये इंडिया के अंदर में सबसे हाईएस्ट है कि 10 साल के अंदर में जो सबसे ज़्यादा मतदाताओं में वृद्धि की गई है, वो उत्तराखंड में राज्य में, और उत्तराखंड की स्पेशली उत्तराखंड के मैदानी भागों में ऐसा हुआ है। मैदानी भागों वाले जो ज़िले हैं, उनमें ऐसा ज़्यादा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो हम देखते हैं ठीक है, 10 साल में मतदाता की संख्या में सर्वाधिक 30% वृद्धि हुई थी। तो उससे बूस्टर डोज़ देख लेते हैं। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं, और जो हमारे सबसे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। वर्तमान में राजीव कुमार हैं, और जो कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, इसको ये कॉन्स्टिट्यूशन में यानी हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में इसको दर्शाया गया है, मेंशन किया गया है। तो ये हमारी सारी हो गई हैं। इसके लिए मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता था कि जो भू-धसाव की जो स्थिति हुई थी, वो अभी जोशीमठ में हुई थी। तो जोशीमठ में जो भू-धसाव की स्थिति हुई थी, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो गई थी। तो कुछ एक 2-3 चीज़ें जो हैं, कारक हैं, कारण हैं, उसको ज़िम्मेदार ठहराया गया है। सबसे पहला जो एक है, एक विष्णुगाड़ परियोजना आती है। विष्णुगाड़ परियोजना जो है, विष्णुगाड़ परियोजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकता है विष्णुगाड़ परियोजना। विष्णुगाड़ परियोजना में ये था कि एक एनटीपीसी द्वारा सन 2006 में एक परियोजना स्टार्ट की गई थी। परियोजना वही होती है कि बिजली बनाना समथिंग एक्सेट्रा। तो उसमें क्या था कि एक डैम बनाया गया था, और डैम से पावर हाउस को पानी लेके आया था। एक पेनस्टॉक्स हम बोलते हैं, जो टनल्स होती हैं जिससे डैम से पावर हाउस की तरफ पानी ले आया जाता है, और उस पानी को टरबाइन्स के ऊपर गिराया जाता है। टरबाइन्स घूमती है और जनरेटर के माध्यम से बिजली बना ली जाती है। तो ये परियोजनाएं होती हैं। तो विष्णुगाड़ परियोजना थी। तो लोगों का कहना था, और कुछ लोगों एक्सपर्ट्स का भी ये मानना था कि विष्णुगाड़ परियोजना भी है वो जोशीमठ के भू-धसाव के लिए ज़िम्मेदार है। तो एनटीपीसी के अधिकारियों ने इसलिए इस पे क्या कहा था कि जो टनल्स हैं, वो टनल जोशीमठ की बाहरी सीमा से भी 1 किलोमीटर दूर है, और ज़मीन के अंदर भी 1 किलोमीटर अंदर है, लगभग 1 किलोमीटर ज़मीन के अंदर भी है। तो वो बिल्कुल भी उसका कारण नहीं है, ये बोला गया था। और दूसरा एक रीज़न था कि जो चारधाम यात्रा रूट, ऑल वेदर रूट बन रहा है, तो उससे पहाड़ों की ब्लास्टिंग करके जो कट कर रहे हैं, वो गलत हो गई है। तो इस हिसाब से भी इसको झड़ने के लिए ज़िम्मेदार माना रहा है। तो ये 2-3 कारण ऐसे हो सकते हैं, ये भी आपको अपना दिमाग में हल्का-फुल्का याद रखना है। तो नंबर ऑफ रिविजन्स हमारे होते जाएँगे। अभी जैसे हमारे एक्स्ट्रा डोज़ है, एक्स्ट्रा डोज़ में मैंने आपको चमोली ज़िले के बारे में इसमें अच्छा खासा बताया है, कनेक्टिंग जीके को कनेक्ट करके, और थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है। तो अब ये टेंशन मत लीजिए, हमारा जितना भी परीक्षावाड़ी वाला पोर्शन है, उत्तराखंड का समग्र राजनैतिक इतिहास वाला पोर्शन है, और मतलब उत्तराखंड से रिलेटेड जितना भी है, वो आपका अगले 4 महीनों के अंदर में पूरा का पूरा हो जाएगा। 4 से साढ़े 4 महीने अभी आपको यूकेपीएससी एग्जामिनेशन के लिए हैं, और तब तक ये हम पूरा का पूरा करंट अफेयर तो हमारी डेली चलेगी ही साथ में, और साथ में जितनी भी कनेक्टिंग उत्तराखंड से रिलेटेड जितना भी मैटर है, वो सारा कर दूंगा। और डिज़ाइन हमने इसको इस तरीके से किया है, साइंटिफिकली तरीके से किया है, कि इतने नंबर ऑफ रिविजन्स होने वाले हैं। जैसे अभी ये ऋग्वेद वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये मैं इसको बार-बार जैसे कोई भी चमोली का टॉपिक आएगा, तो उसमें बार-बार मैं इसको लेके आऊँगा, और पूरा का पूरा जो जिला दर्शन है, वो मैं उसका आपके अंदर करवा दूँगा इसके अंदर। ऐसे ही रिपीट करके मैं इस तरीके से हमने अपनी क्लास को डिज़ाइन किया हुआ है। तो उत्तराखंड के वाले पोर्शन के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वो पूरा का पूरा अच्छी तरीके से होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको नेशनल करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करूँ आप लोगों के लिए, तो कमेंट्स में आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। ठीक है? आज की क्लास खत्म करते हैं। नमस्कार।